राधे राधे। मैं RL मौर्य कक्षा 8 हिंदी मंजरी में आप सभी का स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने पाठ 20 झांसी की रानी पढ़ा और आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पाठ 21 बस की यात्रा पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले मैं सस्वर वाचन करूंगा। सस्वर वाचन के उपरांत मैं लेखक के बारे में बताऊंगा, लेखक का जीवन परिचय और उनकी प्रमुख कृतियां बताऊंगा। फिर उसके बाद शब्दार्थ बताऊंगा, सारांश बताऊंगा, फिर उसके बाद प्रश्न अभ्यास कराऊंगा। तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं। पाठ 21 बस की यात्रा। प्रस्तुत व्यंग में लेखक ने पुरानी बस को सजीव रूप में देखते हुए बस यात्रा को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। बस हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। बस अंग्रेजी का शब्द है, आप जानते हैं। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। कंपनी भी और बस भी ये अंग्रेजी के शब्द हैं जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। ट्रेन भी अंग्रेजी का शब्द है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। डाकिन का शब्द, डाकिन का अर्थ होता है, देखिए ये डाकू का स्त्रीलिंग है, डाकिन शब्द हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये मित्र जो है, मित्र शब्द संस्कृत का है। सफर और ये हाजिर उर्दू के शब्द हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, खूब वयोवृद्ध थी। देखिए श्रद्धा और वयोवृद्ध ये दोनों शब्द भी संस्कृत के हैं। वयोवृद्ध का तात्पर्य होता है बड़े बूढ़े, बड़ा बूढ़ा। तो इस प्रकार से ये जानते रहें। आगे देखिए, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थे लोग, इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते थे। वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। वृद्धावस्था संस्कृत का शब्द है, में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उस बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है या? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। गजब भी उर्दू का शब्द है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत। देखिए डॉक्टर तो अंग्रेजी का शब्द, मित्र संस्कृत का। चलो बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वह इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। उनकी आंखें का रही थी। आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। अब आप जान लीजिए, यहाँ निमित्त का तात्पर्य जो है कारण या साधन है। निमित्त का तात्पर्य कारण या साधन, और राजा का तात्पर्य आप जानते ही हैं। रंग का अर्थ होता है निर्धन, धनहीन। फकीर यानी जो संसार के माया मोह से पड़े हो, सब कुछ त्याग दिया हो। अब देखिए अगला है, आगे है, इंजन स्टार्ट, सचमुच स्टार्ट हो गया। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। यहाँ इंजन और स्टार्ट ये दोनों अंग्रेजी के शब्द हैं। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। फौरन भी उर्दू का शब्द है। इंजन चल रहा था। इंजन ये अंग्रेजी शब्द है। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। सीट भी अंग्रेजी का शब्द है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह बस गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। ट्रेनिंग अंग्रेजी का शब्द है। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। अब ये गुजर भी जो है उर्दू का शब्द है। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। बॉडी भी अंग्रेजी का शब्द है। कभी लगता सीट बॉडी को
सीट और बॉडी दोनों अंग्रेजी। लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठे। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। पेट्रोल भी अंग्रेजी का शब्द है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। ड्राइवर भी अंग्रेजी का शब्द, पेट्रोल भी अंग्रेजी का शब्द है, इंजन तो अंग्रेजी का है। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। देखिए, ब्रेक फेल होना और स्टीयरिंग, ब्रेक और फेल, स्टीयरिंग, ये सभी अंग्रेजी के शब्द हैं। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। गोता का तात्पर्य जानिए डुबकी लगाना। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। अब देखिए, फर्स्ट क्लास भी अंग्रेजी का शब्द है, इत्तेफाक ये उर्दू का शब्द है और इत्तेफाक का तात्पर्य होता है संयोग। छेड़ चांदनी में, छेड़ चांदनी का, छेड़ का तात्पर्य समझे कम, यानी कम होना है। चांदनी कम थी यानी घटा हुआ, जो कम हो गया हो, जो पहले जो जितनी चांदनी रही वो कम है। छेड़ चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे बस बड़ी दयनीय लग रही। लगता जैसे कोई वृद्धा, ये वृद्धा भी संस्कृत का शब्द है, थक कर बैठ गई। हमें ग्लानि हो रही थी। ग्लानि भी संस्कृत का शब्द है और ग्लानि का तात्पर्य होता है अपने किसी कार्य पर उत्पन्न खेद या पश्चाताप की बेचारी पर। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत तो हो गया तो इस बेईमान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। प्राणांत और अंत्येष्टि ये संस्कृत के शब्द हैं। देखिए, प्राणांत का तात्पर्य यानी मृत्यु हो जाना, मर जाना, मरना, माना बस का प्राणांत हो जाए। अंत्येष्टि यानी दाह कर्म करना, दाह संस्कार करना। बेईमान का तात्पर्य होता है निर्जन स्थान, ऐसा स्थान जो निर्जन है। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसके चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे बस के आंखों की ज्योत जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। टायर भी अंग्रेजी का शब्द है। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। स्पीड अंग्रेजी का शब्द है। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग का तात्पर्य होता है त्याग या छोड़ना। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए मगर मर गया, पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक का प्रयाण कर जाना है। प्रयाण का तात्पर्य होता है प्रस्थान। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह
बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। इस व्यंग के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। ये हरिशंकर परसाई जी का चित्र है। देखिए, हरिशंकर परसाई जी के बारे में कुछ दिया गया है, पढ़ लेते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त सन 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक स्थान में हुआ। आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न कि हरिशंकर परसाई जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो आपको उत्तर इन पंक्तियों से मिलेगा। आप हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। अपने यथार्थ मूलक व्यंग में आपने भ्रष्टाचार, स्वार्थ, घूसखोरी आज पर चुटीली भाषा में चोट की है। पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, निठल्ले की डायरी, तट की खोज आदि आपके द्वारा लिखी पुस्तकें हैं। इनका देहावसान 10 अगस्त सन 1995 को जबलपुर में हुआ था। तो आपसे पूछा जा सकता है, इनमें कोई रचना दे करके पूछा जा सकता है कि हरिशंकर परसाई जी के कौन सी रचना है। कई रचनाएं दे करके उनमें से जो रहेगी उसको लिखना होगा। या कहा जा सकता है कि हरिशंकर परसाई जी के प्रमुख कृतियों को लिखिए, प्रमुख रचनाओं को लिखिए, प्रमुख पुस्तकों को लिखिए। तो आप जब जानते रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तब लिख पाएंगे। या आपसे पूछा जा सकता है किसी एक व्यंग्यकार का नाम लिखिए, तो आपको याद होना चाहिए हरिशंकर परसाई जी। तो जब आपको ये ज्ञात रहेगा कि हरिशंकर परसाई जी व्यंग्यकार हैं, तभी आप लिख पाएंगे, अन्यथा नहीं लिख पाएंगे। आइए अब हम शब्दार्थ देख लेते हैं। निमित्त का अर्थ होता है कारण या साधन। यत्ता बीच में अतिरिक्त आ गया है। डाकिन का अर्थ होता है डाकू का स्त्रीलिंग। डाकू का स्त्रीलिंग यत्ता, यहाँ ता लगभग सभी जगह है। आप ता को नहीं जो है तवज्जो देंगे, यह अतिरिक्त आ गया है। वयोवृद्ध बड़ा बूढ़ा, रंक धनहीन गरीब, ग्लानि अपने किसी कार्य पर उत्पन्न खेद या पश्चाताप, गोता डुबकी लगाना, कूच करना, जाना, इत्फाक संयोग, बियेबान निर्जन स्थान, अंत्येष्टि दाह कर्म, प्रयाण प्रस्थान, बेताबी बेचैनी, फकीर संसार त्यागी, छीण घटा हुआ या जो कम हो गया, उत्सर्ग त्याग छोड़ना, बेताबी बेचैनी। बेताबी 2 बार दे दिया। तो आइए अब हम आपको इसका सारांश बता देते हैं। आपने बहुत कुछ देखा, पढ़ा, बढ़िया। देखिए, पाठ का सारांश आप चाहेंगे तो हेडिंग डाल दीजिएगा कि पाठ का सारांश। हरिशंकर परसाई उच्च कोट के व्यंग्यकार हैं। इस यात्रा वर्णन पाठ में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार वाहनों के मालिक धन के लालच में पुराने घिसे हुए और जर्जर अवस्था के वाहन सड़कों पर चलवाते हैं। लेखक व उनके मित्र कंपनी के काम से सतना गए थे। वापसी पर उन्होंने पन्ना के लिए बस पकड़ी। वह काफ़ी पुरानी और जर्जर अवस्था में थी। लोग उस बस में यात्रा करने से हिचक रहे थे। लेखक ने भी जब बस को देखा तो वह स्वयं से पूछ बैठे कि क्या ये बस चलती भी है। बस कंपनी का एक हिस्सेदार उन्हें विश्वास दिलाने लगा कि डरने की कोई बात नहीं है, यह बस अनुभवी है, पुरानी है। लेखक को जो लोग विदा करने आए थे वह लोग उनकी तरफ इस तरह देख रहे थे मानो उन्हें वह अंतिम विदा दे रहे हों। बस जब चली तो ऐसे आवाज़ कर रही थी जैसे इंजन यात्रियों के सीट के नीचे ही लगा हो। बस का प्रत्येक हिस्सा अलग अलग हिल रहा था। लेखक लिखते हैं कि उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह सीट पर बैठे हैं या सीट उन पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई तो पता चला कि पेट्रोल की टंकी में ही छेद हो गया है। काफ़ी देर बाद बस फिर चली, परंतु लेखक को अब उस पर भरोसा नहीं रहा। सड़क के दोनों तरफ लगे हरे भरे पेड़ लेखक को दुश्मन नजर आ रहे थे, क्योंकि लगता था कि कहीं बस उन पेड़ों से टकरा जाने की आशंका सता रही थी। झील दिखाई देता तो सबको डर लगता कि कहीं बस झील में न गिर जाए। एकाएक बस फिर रुक गई। ड्राइवर उसे चलाने के लिए तरह तरह की तरकीबें अपनाने लगा, लेकिन वह नहीं चली। मानो उसने सबने अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया हो। बस एक बुढ़िया की भांति
थक कर बैठ गई थी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधार कार्य किए तो बस आगे चल पड़ी, लेकिन उसकी चाल और भी धीमी हो गई। चांदनी रात में रास्ता टटोलती वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई वाहन आता या आती तो वह किनारे लगाकर या खड़ी हो जाती थी और उसे रास्ता दे देती थी। आगे चलकर बस एक पुलिया पर पहुंची ही थी कि एक टायर फट गया। बस नाले में गिरते गिरते बची। लेखक व्यंग करते हैं कि कंपनी के हिस्सेदार में उत्सर्ग की दुर्लभ भावना थी। टायरों की हालत जानते हुए भी वह जान हथेली पर लेकर के उसे बस में सफ़र कर रहे थे। उस महान व्यक्ति ने यात्रियों सहित अपनी जान खतरे में डालकर टायरों पर होने वाला व्यय बचा लिया। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली, लेकिन लेखक ने अब पन्ना तो क्या कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। तो आइए अब हम प्रश्न और अभ्यास कर लेते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न अभ्यास कुछ करने को। नंबर 1, अधिक धुआं फेंकने वाले जर्जर और बहुत पुराने वाहन वायु प्रदूषण और अन्य खतरों को बढ़ावा देते हैं। वायु प्रदूषण के अन्य घटक कौन से हैं? इसका उल्लेख करते हुए वायु प्रदूषण पर एक लेख तैयार कीजिए। आइए इससे संबंधित आपको बता देते हैं। उत्तर हो जाएगा, आजकल वायु प्रदूषण प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों में से एक है। वायु प्रदूषण के निरंतर बढ़ने के पीछे कई कारण हैं। सबसे अधिक वायु प्रदूषण ऑटोमोबाइल, परिवहन के साधन, औद्योगिकरण, बढ़ते शहरों आदि के कारण हो रहा है। इस तरह के स्रोतों से कई हानिकारक गैसों या खतरनाक तत्वों का रिसाव होता है, पूरे वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है। वायु प्रदूषण के कारण ओजोन परत भी बहुत अधिक प्रभावित हो रही है। मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या के कारण उनकी आवश्यकता में भी वृद्धि हो रही है, जो प्रदूषण का मुख्य कारण है। मनुष्य की दैनिक गतिविधियां भी वातावरण को गंदा करने का कारण होती जा रही हैं, जो जलवायु में नकारात्मक परिवर्तन के लिए मजबूर करती हैं। औद्योगिकरण की प्रक्रिया में कई हानिकारक गैसों, कणों, पेंट और बैटरियों का आक्रामक संचालन, सिगरेट आदि कार्बन मोनोऑक्साइड, परिवहन के साधन कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जहरीले पदार्थों को वातावरण में छोड़ते हैं। सभी तरह के प्रदूषण पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, जो ओजोन परत को हानि पहुंचाकर सूरज की हानिकारक किरणों पर पृथ्वी पर आमंत्रित करते हैं। वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए हमें दैनिक क्रियाकलापों में बड़े स्तर पर परिवर्तन लाने होंगे। हमें वायु प्रदूषण के प्रभावों को कम करने के लिए पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और उन गतिविधियों को करना चाहिए जो वातावरण को प्रदूषित करने वाले तत्वों को रोकने में सहायक हो। अब नंबर 2 देख लेते हैं। वायु प्रदूषण तथा अन्य प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्टर नारे तैयार कीजिए। पोस्टर अपने विद्यालय में लगाइए और लोगों को भी जागरूक कीजिए। देखिए, इस समय अभी कोरोना काल चल रहा है, अभी पोस्टर लगाने या विद्यालय आके पोस्टर लगाने आदि की बातें संभव नहीं है, इसलिए अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। तो इसे आप करिएगा, पोस्टर वगैरह तैयार करिएगा, लेकिन अभी अपने घर के आसपास अपने घर में ही लगाइए, स्कूल में नहीं लगाया जा सकता। विचार और कल्पना। नंबर 1, लेखक ने बस को सजीव रूप में देखा है। अनुमान लगाइए कि अगर लेखक बस से बातचीत करते तो उनके और बस के बीच में कहाँ कहाँ और क्या क्या बातें होती। तो आइए इसका थोड़ा सा अंश 2-3 जगह का अंश लेते हैं और देखते हैं किस प्रकार की बातचीत हो सकती थी। तो देख लेते हैं। देखिए, मान के चलते हैं लेखक और बस के बीच में बातचीत जो
करते तो निम्न जगहों पर उनके यानी जिन जगहों पर बातचीत करते उनके बीच किस तरह की बातचीत होती। तो जैसे उदाहरण स्वरूप ले लेते हैं। नंबर 1, सबसे पहले लेखक और बस की बातचीत वहाँ हुई होती जहाँ लेखक ने पहली बार बस को देखा। लेखक कहता, बस माता जी आपको नमस्कार, धन्य है आप जो इतने वयोवृद्ध होने पर भी यात्रियों की सेवा में तत्पर हैं। क्या आप इस उम्र में थकान महसूस नहीं करते? फिर बस कहते, क्या करूं बेटा, गुलाम हूं, अपनी मर्जी से कहाँ जी सकती हूँ मैं अपनी जिंदगी। बस कंपनी के मालिकों को मुझ बुढ़िया पर तरस ही नहीं आता। रिटायरमेंट की उम्र में भी मुझसे काम करवाए जा रहे हैं। फिर दूसरी जगह जो बातचीत करते, लेखक के बस से दूसरी बातचीत वहाँ हुई होती जहाँ बस एकाएक रुक जाती है। लेखक, बस मैया रुक क्यों जाती हो बार बार, लगता है कुछ ज़्यादा ही थक गई हो। फिर बस कहते, तुम चिंता मत करो, तुम सबको तुम्हारे गंतव्य तक अवश्य पहुंचा दूंगी, देर सवेर थोड़ा मुझे आराम कर लेने दो। फिर तीसरी बातचीत लेखक और बस की तब होती जब उस नाले में गिरते गिरते बस बचती है। तो बस बोलते, मुझे माफ़ करना बेटा, मेरी वजह से अभी तुम लोगों की यात्रा अंतिम यात्रा हो जाती। क्या करूं, आँखों की रोशनी भी कम हो गई है, रास्ता भी सूझ नहीं रहा और इस पर इतना कमज़ोर शरीर अब चला नहीं जा रहा मुझसे। लेकिन फिर लेखक कहता, कोई बात नहीं बस मैया, हम तुम्हारी मजबूरी समझ रहे हैं, लेकिन हमें अफसोस है कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। ये तो बातचीत बस और लेखक के बीच के संभावित बातचीत कही जा सकती है कि अगर हुई होती, बस बोल सकती, बस और लेखक की आपस में बातचीत हो सकती तो संभवतः ऐसे बात होती। कोई ज़रूरी नहीं यही बात होती। ये तो अनुमानित है कि जिस प्रकार से पाठ में वर्णन किया गया उसी के आधार पर कहा जा रहा है। तो चलिए अब देखते हैं अगला। नंबर 2, आपने भी कहीं ना कहीं की यात्रा अवश्य की होगी। अपनी किसी यात्रा के रोचक अनुभवों पर कुछ पंक्तियाँ लिखिए। तो जो आपने यात्रा किया हो उसके अनुभव को आप लिखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं व्यंग्य से, अवेनी पाठ से लेते हैं। नंबर 1, लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र नहीं करने की सलाह क्यों दी थी? हाँ, ये बात तो सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बस बहुत ही पुरानी और जर्जर अवस्था में थी, रास्ते में कहीं भी खराब या दुर्घटना का शिकार हो सकती थी, इसलिए लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र नहीं करने की सलाह दी थी। अब अगला प्रश्न है नंबर 2, लेखक के मन में बस को देखकर श्रद्धा का भाव क्यों उमड़ पड़ा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक ने यह कथन व्यंग्य स्वरूप लिखा है। हम भारतीयों का यह संस्कार है कि हम बूढ़े बुजुर्ग पुरुष या महिलाओं को अत्यंत सम्मान और श्रद्धा के दृष्टि से देखते हैं। बस भी अत्यंत पुरानी और जर्जर अवस्था में थी, इसलिए लेखक ने बस का मानवीयकरण करते हुए लिखा है कि वयोवृद्ध बस को देख करके मन में श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ा है। मानवीयकरण का तात्पर्य नहीं, देखिए निर्जीव प्राकृतिक वस्तुओं में उसे ऐसा देखिए है तो कृत्रिम, लेकिन फिर भी उसमें मानव जैसे क्रियाकलाप जो होते हैं उस तरह से भावनाओं को व्यक्त किया गया, इसलिए मानवीयकरण कहा जा रहा है। अब अगला देख लेते हैं नंबर 3, बस तक लेखक और उनके मित्रों को छोड़ने आए हुए लोगों के मन में क्या क्या भाव आ रहे थे? हाँ, ये बात उत्तर हो जाएगा, लेखक और उनके मित्रों को बस तक छोड़ने आए लोगों के मन में यह भाव आ रहे थे कि जैसे वह उन्हें अंतिम बार देख रहे हों और अंतिम विदा दे रहे हों। उनकी आंखें जैसे कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। और अब नंबर 4 देखिए, बस सविनय अवज्ञा
आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। इस वाक्य से लेखक का क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत के लोगों ने गांधी जी के नेतृत्व में मिलजुल कर अंग्रेजों का विरोध विनम्रतापूर्वक किया था। उन्होंने अंग्रेजी कानूनों का उल्लंघन करने का आंदोलन भी शांतिपूर्वक चलाया था। बस का भी लगभग यही हाल था। बस का प्रत्येक भाग जर्जर था। कोई भी भाग ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा था और प्रत्येक भाग एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। इसलिए लेखक ने ऐसा लिखा है कि बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। नंबर 5, उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। लेखक ने यह किसके लिए, क्यों और किस संदर्भ में कहा है? तो देखिए उत्तर हो जाएगा, उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। लेखक ने यह बात बस कंपनी के हिस्सेदार के लिए कही है। हिस्सेदार बस के टायरों की हालत जानता था, फिर भी उसने टायर नहीं बदलवाया और धन कमाने के चक्कर में बस को चलाता रहा। उसे यह भी पता था कि इन टायरों की वजह से बस कहीं भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, फिर भी वह यात्रियों के साथ साथ अपनी जान की परवाह न करते हुए बस में सवार होकर सफ़र कर रहा था। धन के प्रति उसकी लोलुपता पर कटाक्ष करते हुए लेखक ने ऐसा लिखा। भाषा की बात। नंबर 1, पाठ में कुछ शब्द जैसे हाजिर, सफर उर्दू भाषा के शब्द हैं। ऐसे ही पाठ में आए अन्य भाषाओं के शब्दों को छाट कर लिखिए। भाषा के शब्द देखें, मित्र, वयोवृद्ध, अंत्येष्टि, प्राणांत, वृद्धावस्था, उत्सर्ग, निमित्त। इसी तरह से अब अंग्रेजी के शब्द, अंग्रेजी भाषा के शब्द, इंजन, बस, कंपनी, ट्रेनिंग, बॉडी, सीट, फुल, ब्रेक, पेट्रोल, टायर आदि और हो सकते हैं। नंबर 2, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या, कहाँ, क्यों, कैसे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। परंतु पाठ में कुछ ऐसे वाक्य हैं जिनके उत्तर में इन शब्दों का प्रयोग किया गया, जैसे वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी, हाँ जी, और कैसे चलेगी। इस प्रकार के 5 वाक्य आप भी बनाइए। तो आइए बनाते हैं भाई। क्या तुम हमारे साथ चलोगे? अगला देखते हैं, तुम कल कहाँ गायब थे? और फिर अगला, या तो बताओ कि हमारी गलती क्या है। अगला है, रमा बार बार उधर क्यों देख रही है। अगला है, पिताजी मुंबई से कब लौटेंगे। नंबर 3 है, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे बस यातायात के साधन के अर्थ में और पर्याप्त के अर्थ में प्रयुक्त होता है। नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्दों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए, कर कर, पत्र पत्र, सोना सोना, मन मन। तो कर के भी 2 अर्थ होते हैं, इन्हीं पत्र के, सोना के, मन के। तो ये इसीलिए 2 जगह दिया गया है। आइए इसका देख लेते हैं। तो इस एक कर का अर्थ हो जाता है हाथ। यह पत्र दादाजी के कर कमलों से लिखा गया था। और फिर देखें इसका, इस कर का हो जाएगा टैक्स। हमें अपना बिक्री कर समय पर जमा करना चाहिए। और फिर पत्र का लेते हैं, इस पत्र का चिट्ठी हो जाएगा। बहुत दिन से अनुज का पत्र नहीं आया है। और इस पत्र का हो जाएगा पत्ता। शिव जी को बेल पत्र चढ़ाया जाता है। और सोना का देखिए स्वर्ण धातु हो जाएगा।
सोना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है और इस सोना का नींद से हो जाएगा। बच्चा सोना चाहता है तो सोने दो। और इस मन का अर्थ हो जाएगा हृदय। मेरा मन इस बात को नहीं मान रहा है। और इस मन का अर्थ हो जाएगा वजन। किसान ने 1 मन चावल बेचा। इसे भी जाने। BS का पूर्ण नाम भारत स्टेज है। किसी भी गाड़ी के प्रदूषण सीमा की जानकारी इसी से प्राप्त होती है। BS का मानक समय पर बदलता रहता है। इसे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड निर्धारित कर नियमित करता है। BS के साथ लगने वाली संख्या मुख्य रूप से प्रदूषण की सीमा तय करती है। ये संख्या जितनी अधिक होगी प्रदूषण स्तर उतना ही कम होगा। गाड़ियों में पर्यावरण कम से कम प्रदूषित हो, इसको ध्यान में रखते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 29 मार्च 2017 बुधवार को एक आदेश दिया, जिसके आधार पर अप्रैल 2017 से BS3 के गाड़ियों के बिक्री पर पूर्णतः रोक लग गया है। देश में BS4 का नियम लागू हो गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस कर देने पर मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।